जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? हम कैप 6 डिस्कस कर रहे हैं स्प्रिंग 21 अटेम्प्ट के लिए। ये हमारी ओवरऑल थर्ड वीडियो है, अगर हम इंट्रोडक्शन को साथ में मिलाएं। वैसे अगर कोर्स को स्टार्ट किया हमारी सेकंड वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन की थी, हमने टेक्स्ट ईयर को डिस्कस किया था, टेक्स्ट ईयर की टाइप्स डिस्कस की थी और हमने उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस की थी, जिसके जरिए हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट ईयर्स को क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था। आज की इस वीडियो में जो हमने पॉइंट्स डिस्कस करने हैं वो है कि पर्सन क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स क्या होती हैं, कंपनी क्या होती है टैक्स के अकॉर्डिंगली। आपने जो बिजनेस लॉ में पढ़ा था वो आपने कंपनीज एक्ट में जो कंपनी को डिफाइन किया गया है आपने उसके मुताबिक पढ़ा था, लेकिन जो कंपनी की डेफिनेशन टैक्स पर्पस के लिए यूज होती है वो टैक्स के लॉ ने, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने अलहदा से क्या की हुई है, डिफाइन की हुई है। तो आपने इसको दोबारा से समझना है कि कंपनी की डेफिनेशन कंपनी क्या है टैक्स के मुताबिक, तभी आप क्या करेंगे आगे जाकर कंपनी की टैक्सेशन आपको समझ आएगी। फिर हमने इसमें डिस्कस करना है कि पब्लिक कंपनी क्या होती है। हमने पहले कंपनी एक्ट के जरिए पढ़ी हुई है कि पब्लिक कंपनी क्या होती है। वहां पे हमने पढ़ा था कि हर वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है पब्लिक कंपनी होगी, लेकिन यहाँ पर और सिनेरियो है और सिचुएशन है जहाँ पर पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन थोड़ी डिफिकल्ट है, जो हमने अंडरस्टैंड करनी है। उसमें कुछ कंडीशंस हैं जो मीट होना कंपल्सरी है। जो पब्लिक कंपनी नहीं होगी यहाँ पर वो क्या होगी, प्राइवेट कंपनी होगी। हमने वो भी क्या करना है, डिस्कस करना है। फिर हमने 6 पॉइंट इसमें डिस्कस करना है वो है कि कंपनीज जो एनपीओज होती हैं, जो आपने चैप्टर 19 में पढ़ी थी कंपनी लॉ के अंदर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर वो कौन सी बिजनेसेस हैं जिनको वो एनपीओ कहती है, हमने वो भी डिस्कस करना है। फिर हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जो एक न्यू टॉपिक होगा हमारे लिए, वो है संभाल कंपनी की। संभाल कंपनी क्या होती है? तो लॉ ने कुछ कंपनीज को संभाल कंपनी की कैटेगरी में फॉल कर दिया गया है क्योंकि उनके ऊपर जो टैक्स के रेट्स होते हैं वो कम होते हैं। हम देखते हैं कि वो संभाल कंपनी क्या होती है। फिर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसके जरिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, या एनपीओ है, या संभाल कंपनी है। क्योंकि आपके जो इस पोर्शन में से सिलेबस आता है, इस पोर्शन में से जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो आपके तो आता है कि डिफाइन पब्लिक कंपनी, डिफाइन स्मॉल कंपनी, एटसेट्रा। या फिर वो एक आपको सिनेरियो बना देता है, एक केस बना देता है जिसमें कहता है कि हाँ जी बताएं ये कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, या इसको इसके ऊपर कमेंट करें इनकम टैक्स के ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंगली। हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हम अपने आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे लिए पहले देखते हैं कि पर्सन को अंडरस्टैंड करना इतना कंपलसरी क्यों है। लास्ट वीडियो में हमने एक स्कोप डिस्कस किया था कि ओवरऑल स्कोप क्या है हमारा टैक्स का। हमने क्या डिस्कस किया था, लॉ कहता है कि इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर। हमने टैक्स ईयर लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो उसने कहा था कि ऑन एवरी पर्सन। तो लॉ कहता है कि हर पर्सन ने हर टैक्स ईयर में अपनी टैक्सेबल इनकम पर क्या करना है, टैक्स पे करना है। लास्ट वीडियो में हमने टैक्स ईयर तो डिस्कस कर लिया था। अब हमने यहाँ पर पर्सन जो वर्ड उसने यूज किया है, क्योंकि उसने एक की लाइन के अंदर बता दिया है कि इस तरह इस पर्सन ने टैक्स पे करना है। अब जो टर्म यूज हुई हमने क्या करनी है, वो अंडरस्टैंड करनी है। पर्सन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। अब पर्सन के अंदर उसने काफी सारी चीजें इंक्लूड की हुई है। वो कहता है कि पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, यानी कि तैफूर, यानी कि आप। उसने भी क्या करना है, अपने एक टैक्स ईयर की टैक्सेबल इनकम पर क्या करना है, टैक्स पे करना है। पर्सन में इंडिविजुअल भी इंक्लूडेड है, एक कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्संस। कंपनी कौन सी? कंपनी वो जिसको टैक्स लॉ कहता है कि ये कंपनी है। टैक्स लॉ किसको कंपनी कहते हैं हम आगे डिस्कस करते हैं। और एसोसिएशन ऑफ पर्संस, अब ये एसोसिएशन ऑफ पर्संस क्या होती है, इसको हम पार्टनरशिप अगर कह दें इजी वर्ड्स में तो ये बहुत हमारे लिए आसान हो जाएगा। टैक्स लॉ जो पार्टनरशिप को नाम देता है वो कहता है एसोसिएशन ऑफ पर्संस, एओपी कहता है। जो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो हम जहां पर डिस्कस करते हैं कि वो क्या है। इनकॉर्पोरेटेड, फॉर्म्ड, ऑर्गेनाइज्ड और एस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान और एल्सवेयर। अगर हम ये वाली बात पढ़ें तो इसको पढ़ के लगता है
कि हमारा टैक्स लॉ कहता है कि हर पर्सन ने, क्योंकि उसने कहा कि कंपनी चाहे वो पाकिस्तान में बनी है चाहे दुनिया के किस कोने में बनी है, उस वो क्या है, आपका पर्सन है। अगर हम पहले पेज पर आए तो यहाँ पर क्या कहा था कि इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर ऑन एवरी पर्सन हु हैज टैक्सेबल इनकम एज पर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स। यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ पर वो दुनिया भर की कंपनीज को पाकिस्तान का पर्सन कह रहा है, तो क्या दुनिया भर की कंपनीज को पाकिस्तान में टैक्स पे करना पड़ेगा? क्वेश्चन आना चाहिए ना माइंड में एज ए स्टूडेंट कि यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि जहां पर भी एक पार्टनरशिप बिजनेस है, जहां पर भी एक कंपनी है, वो क्या है, पर्सन है, तो उसको पाकिस्तान में भी टैक्स पे करना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इस चीज को उसने डिफरेंशिएट किया है। आगे एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें वो कहता है कि रेजिडेंट पर्सन। उसने फिर हम वहां पर एक चीज डिस्कस करेंगे कि कौन से पर्सन ने, क्योंकि पर्सन में तो पूरी दुनिया के इंडिविजुअल्स आ गए, पूरी दुनिया की कंपनीज आ गई, तो हमने फिर ये आइडेंटिफाई करना आगे चल के कि कौन से पर्सन ने पाकिस्तान में टैक्स पे करना है। तो आगे जाकर हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे रेजिडेंट पर्सन का, जिसमें हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट कंपनी एंड रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन। फिर वो कहता है कि द फेडरल गवर्नमेंट और ए फॉरेन गवर्नमेंट, ए पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ ए फॉरेन गवर्नमेंट और ए पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट ने खुद भी टैक्स पे करना है, क्योंकि उसने क्या कहा था कि हर पर्सन ने क्या करना है, एक टैक्स ईयर में अपनी टैक्सेबल इनकम पर टैक्स पे करना है। अब वो यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट को क्या कर रहा है, पर्सन में इंक्लूड कर रहा है। मतलब फेडरल गवर्नमेंट ने भी क्या करना है, टैक्स पे करना है। कोई फॉरेन गवर्नमेंट है, उसने भी क्या करना है, पाकिस्तान में टैक्स पे करना है। अब वो किस तरह पे करना है, क्या उनकी इनकम कब कब एग्जेम्प्ट होगी, ये हम आगे चलकर ऐसा ऐसा सारा कुछ सीखेंगे। अब इंडिविजुअल की तो कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं, इंडिविजुअल ए सिंगल पर्सन, आप, मैं। लेकिन जो एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, उसको आपके टैक्स लॉ ने क्या किया है, फर्दर डिफाइन किया है कि मैंने पर्सन को, अगर पर्सन में अगर एओपी को इंक्लूड किया है तो एओपी का इस टर्म का मीनिंग क्या है। सॉरी, एओपी इंक्लूड्स ए फर्म। फर्म आपने कंपनी लॉ में पढ़ी है, आपने बिजनेस लॉ में पढ़ा है कि फर्म क्या होती है। Firm means the relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। जैसे कि पार्टनरशिप, उसको हम क्या कहते हैं, एओपी कहते हैं। ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये जो टर्म है ये पाकिस्तान के बनने से पहले यूज होती थी कि ये तब जब बरसीर का दौर था, तो तब वहां पर एक प्रैक्टिस चलती थी कि हिंदू फैमिलीज जो मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करती थी, उनको वो कहते थे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये अब कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका हुआ है, ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन उन्होंने अभी भी क्या किया हुआ है, इस टर्म को इस डेफिनेशन में क्या किया हुआ है, इंक्लूड किया हुआ है। एनी आर्टिफिशियल जुरिडिक्शल पर्सन एंड एनी बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म्ड अंडर ए फॉरेन लॉ बट डज नॉट इंक्लूड ए कंपनी। ऐसी कोई अगर और कोई बॉडी बनी हुई है जो कंपनी की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं हो रही फॉरेन लॉ के अंदर, तो वो भी क्या होगी, उसको वो क्या करेंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्संस कंसीडर करेंगे। तो ये आपकी क्या है, एओपी है। इन सिंपल वर्ड्स हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, पार्टनरशिप बिजनेस को हम क्या कहते हैं, टैक्स लॉ के अंदर एओपी कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपनी, कि कंपनी क्या है। हमने जो कंपनी लॉ में पढ़ा था, कंपनी क्या होती है, कि कंपनी वो कंपनी है जो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर हुई हुई हो, या कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के अंदर रजिस्टर हुई हो, क्या होती है, कंपनी होती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि टैक्स के अंदर उसने कंपनी की डेफिनेशन में कोई 10-11 चीजें इंक्लूड कर दी हैं। अब देखते हैं किसने भी इस कंपनी में उसने क्या क्या चीज इंक्लूड की हैं कि टैक्स पर्पज के लिए भी क्या होगी, वो कंपनी होगी। कंपनी मीन्स ए कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट, जो हमने आपने कंपनी लॉ में पढ़ी थी, बिजनेस लॉ में पढ़ी थी, वो कंपनी भी टैक्स पर्पज के लिए कंपनी है। ए स्मॉल कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये स्मॉल कंपनी क्या होती है, हम आगे चल के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो लॉ कह रहा है कि जो स्मॉल कंपनी है वो भी क्या होती है, आपकी टैक्स पर्पज के लिए कंपनी होती है। फिर उसके बाद आती है कि बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाई और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान
वो कहता है कि जो बॉडी कॉर्पोरेट होती है वो भी क्या होती है, आपकी कंपनी होती है। ये हमने बिजनेस लॉ में भी पढ़ा हुआ है कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है, आपकी कंपनी होती है। तो यहाँ पर हम इस टर्म को दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर आपका नेक्स्ट है ए मुदारबा। मुदारबा क्या होता है? ये एक इस्लामिक टर्मिनोलॉजी है, बिजनेस की टाइप है, जिसमें एक इन्वेस्टर एक पर्सन को हायर करता है, कह सकते हैं कि वो उसको क्या करता है, जस्ट लाइक लोन टाइप एक पेमेंट करता है, जो इन्वेस्टर की बिहाफ पर क्या करता है, बिजनेस करता है। एंड फिर जो प्रॉफिट या लॉस आता है वो दोनों मैनेजर और जो इन्वेस्टर होते हैं आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, मुदारबा कहते हैं। तो ये जो मुदारबा होता है वो भी क्या होता है, लॉस को भी कंपनी कंसिडर करता है। फिर नेक्स्ट ई पॉइंट में कहता है ए बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी लॉ ऑफ ए कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। मतलब कोई भी कंपनी जो पाकिस्तान से बाहर किसी कंपनी के लॉ के अंदर बनी हुई है, वो भी आपके टैक्स के पर्पज के लिए क्या है, कंपनी है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्या कंपनी एक पर्सन है? तो क्या सारी फॉरेन कंपनीज को पाकिस्तान में टैक्स पे करना चाहिए? क्योंकि हमने यहाँ पर ये पढ़ा था ना कि एवरी पर्सन हु हैज टैक्सेबल इनकम, जाहिर सी बात है उनके प्रॉफिट्स भी होंगे। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए। इस क्वेश्चन का एक आंसर है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या कौन सी कंपनीज ने पाकिस्तान में टैक्स पे करना है, एंड कौन सी कंपनीज ने, कौन से पार्टनरशिप बिजनेस ने, कौन से इंडिविजुअल्स ने पाकिस्तान में टैक्स नहीं पे करना। हम वहां जाकर क्या करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट इसमें इंक्लूडेड है वो है ए प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब देखें, उसने ऊपर जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसने फेडरल गवर्नमेंट को आपकी पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया। उसने कहा कि ये पर्सन है। लेकिन जो आपकी प्रोविजनल गवर्नमेंट है, जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट होती है, उसको उसने कंपनी कंसिडर कर लिया। ठीक है ना? अब फेडरल गवर्नमेंट क्या है, पर्सन है, उस पर सेपरेट रूल्स होंगे फेडरल गवर्नमेंट के। लेकिन जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, वो कंपनी की डेफिनेशन में फॉलो कर रही है, तो उस पर टैक्स रेट वही एप्लीकेबल होंगे जो कंपनी के केस में होंगी। वो अलग बात है कि लॉ के अंदर मे बी वो प्रोविजनल गवर्नमेंट को या लोकल गवर्नमेंट को टैक्स में मुआफी भी दे सकते हैं, रिलीफ भी दे सकते हैं। आगे जाकर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, ए फाइनेंस सोसाइटी और एनी अदर सोसाइटी। अभी हमारे सिलेबस में इनकी डेफिनेशंस नहीं है। जब इनके हमारी सिलेबस में इनकी डेफिनेशन नहीं है, जाहिर सी बात है इनकी टैक्सेशन भी नहीं है, तो आपको इसको अंडरस्टैंड करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है कि ये क्या चीज़ है। फिर है आपकी एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपने चैप्टर 19 में भी पढ़ी होगी कंपनी लॉ के अंदर कि एनपीओ क्या होती है, लेकिन टैक्स में एनपीओ क्या होती है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर आता है हमारे पास ए ट्रस्ट, an entity and a body of persons established or constituted by or any under any law for the time being in force। अब ट्रस्ट क्या होता है? ना इसकी टैक्सेशन आपके सिलेबस में है, ना इसकी डेफिनेशन आपके सिलेबस में है, तो ये पॉइंट भी आपको इग्नोर करना चाहिए। अब आपके यहाँ पर डेफिनेशन में 7 से 8 पॉइंट्स हैं। वो आपसे यहाँ पर इसको एज ए डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं 3 से 4 मार्क्स की कि कंपनी क्या है, आप बताएं। जो इस टॉपिक में से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो स्ट्रेट भी पूछ सकता है, एंड वो थ्रू सिचुएशंस सिनेरियो भी पूछ सकता है। वो है पब्लिक कंपनी क्या होती है। पब्लिक कंपनी को आपने आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। कंपनी लॉ के अंदर अगर हम बात करें कंपनी लॉ की, वहां पर हमने पढ़ा था कि अदर देन जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, वो क्या होती हैं, पब्लिक कंपनी होती हैं। लेकिन टैक्स के अंदर उन्होंने पब्लिक कंपनी को काफी डिटेल में क्या किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। वो कहते हैं पब्लिक कंपनी मीन्स a company in which not less than 50% of the shares are held by federal government or provisional government। मतलब क्या हुआ कि हर वो कंपनी जिसमें फेडरल गवर्नमेंट
और प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑन 50% और मोर शेयर्स। ये हमारी क्या है, फर्स्ट कंडीशन है। अगर ये फुलफिल हो रही है तो हमारी क्या होगी, वो पब्लिक कंपनी होगी। फिर वो कह रहा है कि कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय ए फॉरेन गवर्नमेंट। यहां पर कह रहा है कि पहले में हमने कहा है कि अगर ऐसी कंपनी जिसमें पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविजनल गवर्नमेंट की 50% या उससे ज्यादा शेयर्स हैं, उस कंपनी को हम क्या कहेंगे, पब्लिक कंपनी कहेंगे। फिर सेकंड पॉइंट में वो कह रहा है कि अगर पाकिस्तान में कोई कंपनी है जिसमें किसी फॉरेन गवर्नमेंट के 50% या उससे ज्यादा शेयर्स हैं, सॉरी, वो क्या होगी, हमारी पब्लिक कंपनी होगी। लेकिन साथ में फिर वो ये भी कह रहा है कि अगर पाकिस्तान में किसी कंपनी, फॉरेन कंपनी के, और ए फॉरेन कंपनी ऑन 100% बाय ए फॉरेन गवर्नमेंट। अब यहां पर ये पॉइंट थोड़ा समझने वाला है। पहला पॉइंट यह है कि कंपनी ए है, ए लिमिटेड। वो कह रहा है कि अगर किसी फॉरेन गवर्नमेंट के 50% शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड, तो उस केस में जो ए लिमिटेड है वो क्या होगी, पब्लिक कंपनी होगी। फिर दूसरे केस में वो कह रहा है कि अगर ऐसा सिनेरियो है ए फॉरेन कंपनी दूसरे केस में वो कह रहा है कि अगर किसी फॉरेन कंपनी के पाकिस्तान की कंपनी में 50% या उससे ज्यादा शेयर हैं, एंड वो फॉरेन कंपनी, एंड सच फॉरेन कंपनी यहाँ पर दो कंडीशन हैं। वो क्या है, पहले बात में वो कह रहा है कि अगर किसी फॉरेन गवर्नमेंट के पाकिस्तान की किसी कंपनी में डायरेक्टली 50% शेयर हैं, तो जो पाकिस्तान वाली कंपनी है उसको हम क्या कहेंगे, पब्लिक कंपनी कहेंगे। अगर दूसरे बात में कह रहा है कि अगर किसी फॉरेन कंपनी के पाकिस्तान की किसी कंपनी में 50% से प्लस शेयर्स हैं, तो उस केस में उस फॉरेन कंपनी का 100% क्या होना चाहिए, फॉरेन गवर्नमेंट से ऑन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर है, ए कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय ए फॉरेन गवर्नमेंट और ए फॉरेन कंपनी ऑन्ड बाय ए फॉरेन गवर्नमेंट। ठीक है ना। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर किसी, यहाँ दोबारा पढ़ते हैं, इफ कंपनी इन विच not less than 50% of the shares are held by a foreign company owned by a foreign government। पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर नोट देखते हैं, मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, फॉरेन कंपनी मस्ट बी 100% owned by a foreign government। अगर 99.9% भी ऑन की हुई है फॉरेन गवर्नमेंट में, तो फिर भी उस केस में वो कंपनी क्या होगी, पब्लिक कंपनी नहीं होगी। ये पॉइंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स था जो आपको समझने की जरूरत थी। अब हम आगे इसको एग्जांपल में भी देखते हैं कि इसको हमने किस तरह से ट्रीट करना है, ताकि आपको प्रैक्टिस करेंगे चीजें आपको इजीली क्या हो जाएंगी, अंडरस्टैंड हो जाएगी। थर्ड कंडीशन है पब्लिक कंपनी के लिए, अगर ये कंडीशन मीट करते वो क्या होगी, पब्लिक कंपनी होगी। ए कंपनी हुज शेयर्स वर ट्रेडेड ऑन रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान। सबसे पहली बात, रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड होने चाहिए। दुनिया के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर हो, अगर पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड नहीं है, वो पब्लिक कंपनी नहीं होगी। एट एनी टाइम इन द टैक्स ईयर एंड विच रिमेन लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एट द एंड ऑफ दैट ईयर। यहाँ पर दो कंडीशन है, वो कंपनी जो पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड है
और जो टैक्स ईयर के लास्ट डेट पर भी रजिस्टर्ड रही है वो क्या होगी? पब्लिक कंपनी होगी। ये एग्जांपल देखते हैं कैसे एक्सप्लेन करते हैं। एक कंपनी है ए लिमिटेड, रिमेन लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज टिल 29 जून। अब यहाँ पर देखें कि वो पाकिस्तान के एक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड थी, लेकिन 29 जून तक। यहाँ पर क्या कह रहा है? रिमेन लिस्टेड ऑन दैट एक्सचेंज एट द एंड ऑफ दैट ईयर। हमारा टैक्स ईयर का एंड कब हो रहा है? 30 जून को हो रहा है। उस केस में ये पब्लिक कंपनी नहीं है। दूसरी एग्जांपल लेते हैं। जब हमारी फर्स्ट एग्जांपल हो गई, दूसरी एग्जांपल लेते हैं। ए लिमिटेड, जी ए लिमिटेड ने अपने आप को पाकिस्तान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर 30 जून 2020 को क्या करवा ली है? रजिस्टर करवा लिया है। तो क्या ये ए लिमिटेड इस केस में पब्लिक कंपनी है? चलें दोबारा उस पॉइंट को पढ़ते हैं। ए कंपनी whose shares were traded on a registered stock exchange in Pakistan at any time in the tax year। कोई कंपल्जन नहीं है कि पूरा साल रजिस्टर्ड रहे। पूरे साल में किसी भी टाइम पर अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर है, पहली कंडीशन मीट हो गई, पूरे साल में 30 जून 20 पर ये रजिस्टर हो गई है। दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि एंड विच रिमेन लिस्टेड ऑन दैट एक्सचेंज एट द एंड ऑफ दैट ईयर। और उस साल के एंड डेट पे, एंड पर भी क्या है? वो स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड है। तो ए लिमिटेड इज ए पब्लिक कंपनी इन दिस केस। ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशंस थी कि वो पूरा साल स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर रही है, लेकिन 30 जून पर रजिस्टर्ड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पर, वो पब्लिक कंपनी नहीं होगी। ऐसी कंपनी जो पूरा साल रजिस्टर्ड ही नहीं थी, 30 जून पर रजिस्टर्ड हुई है और 30 जून पर रजिस्टर रही है, वो क्या होगी? आपकी पब्लिक कंपनी बन जाएगी। तो ये पॉइंट था जो आपने अंडरस्टैंड करना था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ए यूनिट ट्रस्ट हुज यूनिट्स आर वाइडली अवेलेबल टू द पब्लिक एंड एनी अदर ट्रस्ट एज डिफाइंड इन ट्रस्ट एक्ट। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको अब बस आपने क्या कर लेना है? क्रैम ही कर लेना है। जो वो सिनेरियो पूछ सकता है, जो केस स्टडी बनाकर देता होता है, वो पहले 3 पॉइंट में देता होता है। इन तीनों में से किसी की भी केस बना देगा जी, कहेगा कि हाँ जी बताएं इनमें से कौन कौन से केस में कंपनी पब्लिक कंपनी है और कौन कौन से केस में पब्लिक कंपनी नहीं है। यहां पर फिर मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट ऐड किया हुआ है। ए पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 विल बी कंसिडर्ड एज प्राइवेट कंपनी। ठीक है ना? ए पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2017, क्योंकि हमने जो कंपनी लॉ में पढ़ा था, पब्लिक कंपनी दो कंपनियां होती हैं, एक पब्लिक लिस्टेड होती है, एक पब्लिक अनलिस्टेड होती है। जो पब्लिक लिस्टेड होती है वो यहां पर कवर हो गई पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में। जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है वो टैक्स पर्पज के लिए भी क्या है? पब्लिक कंपनी है। लेकिन जो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है वो टैक्स पर्पज के लिए प्राइवेट कंपनी कंसिडर की जाएगी। लेकिन अगर एक कंपनी ऐसी है, ए लिमिटेड कंपनी है, जो क्या है? अनलिस्टेड है, एज पर डेफिनेशन ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, एक ए लिमिटेड क्या है? अनलिस्टेड कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2017। तो ये हमारी पब्लिक कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी है। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है। अगर ये पब्लिक ए लिमिटेड, हालांकि यहां पर ये क्या है? अनलिस्टेड कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है। अगर ए लिमिटेड इफ 50%
by federal government or provisional government, then it will be for टैक्स पर्पज। यहाँ पर एक और एक्सेप्शन भी है, ये है पहली एक्सेप्शन। अगर ए लिमिटेड जस्ट क्या है, अनलिस्टेड कंपनी है और उसमें किसी भी गवर्नमेंट की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो टैक्स पर्पज के लिए क्या होगी, प्राइवेट कंपनी होगी। लेकिन उसकी दो एक्सेप्शन हैं। दूसरी क्या है, अगर 50% या उससे ज्यादा शेयर्स उसमें ऑन करती है फॉरेन गवर्नमेंट और ए फॉरेन कंपनी which is wholly owned by तो उस केस में भी आपकी जो ए लिमिटेड होगी क्या होगी, पब्लिक कंपनी होगी। तो उसके अलावा हर केस में पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी क्या होगी, आपकी टैक्स पर्पज के लिए क्या होगी, प्राइवेट कंपनी कंसिडर की जाएगी। ए पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट विल बी कंसिडर्ड एज प्राइवेट कंपनी अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 unless it fulfills criteria 50% गवर्नमेंट होल्डिंग। ठीक है जी, यहाँ पर गवर्नमेंट होल्डिंग दोनों हो सकती हैं, फॉरेन गवर्नमेंट भी है और फेडरल गवर्नमेंट भी है। यहाँ पर ये चीज कवर हो गई है। यूनिट ट्रस्ट की मैंने वैसे पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हुए, आप पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं भी पढ़ते तो कोई मसला नहीं है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ रेट्स बताए हैं कि जो कंपनीज के रेट में, कि यहाँ पर उन्होंने क्यों कहा है कि पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी के केस में उन्होंने कहा है कि फॉर टैक्स ईयर 2021, हमने लास्ट वीडियो में टैक्स ईयर के बारे में पढ़ा था कि हमारा टैक्स ईयर 2021 कौन सा है, नॉर्मल, जुलाई 1 2020 से लेकर 30 जून 2021 का। तो हमारी यहाँ पर बता रहा है कि फॉर टैक्स ईयर 2021 onwards rate of tax imposed on taxable income of a public company other than a banking company will be 29%। हर पब्लिक कंपनी ने अपनी जो टैक्सेबल इनकम पे क्या टैक्स पे करना है, 29% टैक्स पे करना है, लेकिन बैंकिंग कंपनीज में शामिल नहीं है। फॉर बैंकिंग कंपनीज इनकम टैक्स इज चार्जेबल एट फ्लैट रेट ऑफ 35% फॉर ऑल टैक्स ईयर्स। ठीक है, ये जस्ट वैसे बताने के लिए मैंने इंक्लूड किया, आपने इसको याद नहीं करना, जस्ट इग्नोर कर देना है, पढ़ के इग्नोर कर देना है कि कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। अब टैक्स लॉ के अंदर प्राइवेट कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी दैट इज नॉट ए पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। अपने बिजनेस लॉ में क्या पढ़ा था, पब्लिक कंपनी कौन सी है, हर वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, पब्लिक कंपनी है। लेकिन टैक्स के अंदर डेफिनेशन अपोजिट हो गई है, वो कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी कौन सी है, एवरी कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है वो क्या है, प्राइवेट कंपनी है। ये नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन है, वो है स्मॉल कंपनी। ये आपने पहले नहीं पढ़ी होगी, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं टैक्स के अंदर। हमारा ये आज का सेकंड लास्ट पॉइंट है जो हमने यहाँ पर डिस्कस करना है, नहीं अभी हमारे 3 पॉइंट रहते हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। वो है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2005 अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। वो 1 जुलाई 2005 को भी रजिस्टर हो सकती है या उसके बाद अगर रजिस्टर हुई है, तो उस केस में अगर इन ये चारों कंडीशंस मीट हो रही हैं तो उस कंपनी को हम क्या कहेंगे, स्मॉल कंपनी कहेंगे। अगर वो ऐसी कंपनी है जो 1 जुलाई 2005 से पहले, मतलब 30 जून 2005 या उससे पहले रजिस्टर्ड हुई है, और वो अगर ये चारों कंडीशन मीट कर भी रही है, फिर भी वो स्मॉल कंपनी नहीं होगी। ये आपने आइडेंटिफाई करना सबसे पहले कि वो कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई है, रजिस्टर कब हुई है, फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2005 और लेटर। फिर कंडीशंस कौन सी हैं, हैज पेड अप कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स नॉट एक्सीडिंग 50 मिलियन रुपीज। ये अकाउंटिंग की टर्म्स हैं, आपने पढ़ी होंगी, कंपनी लॉ में आपने पढ़ा होगा क्या होता है, ऑथराइज्ड कैपिटल होता है,
दूसरा आपका होता है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल वो होता है जिसके अगेंस्ट हमने क्या किए होते हैं, शेयर्स इशू कर दिए होते हैं, ठीक है। और ये हमारा टोटल जो मैक्सिमम हम शेयर इशू कर सकते हैं वो होता है, तो हमने यहाँ पर इसको एक्सक्लूड करना है। तो पेड अप कैपिटल हमारा कौन सा होता है, जो हमने शेयर इशू कर दिए हैं और उसके अगेंस्ट हमने पैसे भी ले लिए हैं। वो कह रहा है कि आपका जो पेड अप कैपिटल, इसमें आपने प्लस करना है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। आप FR1 में ये टर्म पढ़ेंगे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं, एंड प्लस हम कर देंगे जनरल रिजर्व, ठीक है। अगर इन सब का जो सम है वो अगर 50 मिलियन से कम है, एक्सीड नहीं 50 मिलियन या उससे कम है, तो ये आपकी पहली कंडीशन है, तो स्मॉल कंपनी में फॉल कर सकती है, ठीक है। अगर इन तीनों का सम, पेड अप कैपिटल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड जनरल रिजर्व का जो सम है, अगर वो 50 मिलियन से कम आ रहा है आपका, तो फिर वो आपकी क्या होगी, स्मॉल कंपनी होगी। फिर वो कहते हैं हैज एम्प्लॉइज नॉट एक्सीडिंग 250 एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। ऐसा हुआ है कि आपके जो एम्प्लॉइज हैं उस कंपनी के अप्रैल में थे 240, मई में वो हो गए 251, जून में फिर वो हो गए 245। तो वहां पर कह रहा है कि एट एनी टाइम, यहां पर एनी टाइम में मई में क्या हो गया, वो 250 क्या हो गए, इंक्रीज हो गए हैं एम्प्लॉइज, तो वो आपकी स्मॉल कंपनी नहीं होगी, ठीक है। वो आपकी क्या होगी, लार्ज कंपनी होगी। फिर यहां पर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, हैज एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 250 मिलियन रुपीस। एनुअल टर्नओवर क्या है, ग्रॉस रेवेन्यू, सेल्स, उसके पूरे साल की सेल्स अगर 250 मिलियन, मतलब अगर 25 करोड़ से ज्यादा की नहीं है, तो वो क्या होगी, स्मॉल कंपनी में फॉल करेगी। एंड is not formed by the splitting up or the reconstitution of a company already in existence। ये ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि जैसे कि एक कंपनी है, हम कहते हैं मैपल लीफ, एक सीमेंट की इंडस्ट्री है, वो क्या करते हैं, अपने एक ब्रांच, अपना एक सेपरेट प्लांट इंस्टॉल कर देते हैं किसी और सिटी के अंदर। वो कहते हैं कि जनाब हमने ये 2005 के बाद हमने ये प्लांट ओपन किया, हमने ये ब्रांच ओपन की है, और ये हमारी इसमें जो एम्प्लॉइज हैं वो क्या है, 250 से कम है, इसका हमारा जो पेड अप कैपिटल है वो 50 मिलियन से कम है, ठीक है। एंड जो हमारी एनुअल टर्नओवर है इस हमारे पोर्शन से, वो हमारा 250 मिलियन से कम है। तो लॉ कहता है कि अगर आपने किसी एग्जिस्टिंग कंपनी को की रिकंस्ट्रक्शन की है, रिकंस्टिट्यूशन की है, स्प्लिट अप किया है, तो वो इसके अंदर फॉल नहीं करेगी। यहां पर टर्म एंड यूज हुआ है, एंड ये चारों कंडीशंस फुलफिल होंगी तो तभी क्या होगी, एक कंपनी स्मॉल कंपनी होगी, अदरवाइज वो लार्ज कंपनी में फॉल करेगी, ठीक है। अब देखें यहां पर जो कंडीशंस थी, तो यहां पर हमारे पास जो चीजें आ रही थी वो यहां पर क्या आ रहा था, और आ रहा था, ठीक है। तो इनमें से अगर कोई भी कंडीशन मीट कर जाती है तो वो क्या हो जाएगी, पब्लिक कंपनी हो जाएगी। लेकिन स्मॉल कंपनी के केस में उसने क्या किया, एंड की टर्म यूज किया है, तो जब तक ये चारों कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होती, कंपनी आपकी स्मॉल कंपनी नहीं होगी। यहाँ पर फिर नोट है, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको समझाने के लिए, कोई कॉन्सेप्ट बताने के लिए। ए स्मॉल कंपनी कैन बी ए पब्लिक कंपनी और ए प्राइवेट कंपनी, ठीक है जी। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड है, लेकिन उसके पूरे साल में जो एम्प्लॉइज हैं वो 250 से कम रहे हैं, उसका जो पेड अप कैपिटल है 50 मिलियन से कम है, उसके जो एनुअल टर्नओवर है वो 250 मिलियन से कम है, पॉसिबिलिटी है कि वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड भी है। तो पब्लिक कंपनी भी स्मॉल कंपनी हो सकती है और प्राइवेट कंपनी भी स्मॉल कंपनी हो सकती है। ये कंपलसरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक कंपनी स्मॉल कंपनी होगी, ये एक सेपरेट क्राइटेरिया है। कोई भी कंपनी स्मॉल कंपनी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है। अब यहां पर आपको बेनिफिट नजर आएगा कि उन्होंने स्मॉल कंपनी क्यों डिफाइन की है, क्योंकि फॉर द टैक्स ईयर 2021 रेट ऑफ टैक्स इम्पोज्ड ऑन द टैक्सेबल इनकम ऑफ ए स्मॉल कंपनी विल बी 22%। अब देखें यहां पर जो लार्ज कंपनीज हैं या नॉर्मल कंपनीज हैं, उन पर जो रेट ऑफ टैक्स है वो 29% है,
उन्होंने स्मॉल कंपनी इसलिए डिफाइन किया, जो छोटे मोटे बिजनेस हैं, जो नई बिजनेस स्टार्ट हुए हैं, उन पर जो टैक्स होगा वो 22% होगा। यहाँ पर कितना आ रहा है, रिलीफ आ रहा है, 7% का टैक्स में रिलीफ आ रहा है। तो ये आपकी क्या है, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये एनपीओ क्या होती है? हमने कंपनी लॉ में पढ़ा था कि कंपनी वो जो सेक्शन 42 जो आपका है कंपनीज एक्ट का, उसके अंडर जो है कंपनी रजिस्टर्ड हुई है वो आपकी एनपीओ हो सकती है। लेकिन टैक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मींस एनी पर्सन, पर्सन में तीन चीजें आती हैं, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, इंडिविजुअल्स एंड आपकी फेडरल गवर्नमेंट। वो यहाँ पर डिफाइन कर रहा है, मींस एनी पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल। मतलब इंडिविजुअल एनपीओ नहीं हो सकता, मतलब पार्टनरशिप एनपीओ हो सकती है टैक्स पर्पस के लिए, लेकिन कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग एक पार्टनरशिप एनपीओ नहीं हो सकती। कंपनी एक्ट के अंदर उसको अपने आप को 42 के सेक्शन के अंदर एज ए कंपनी रजिस्टर करवाना होगा। लेकिन यहाँ पर टैक्स पर्पस के लिए ऐसी एनपीओ जो है, ऐसी ऐसी पार्टनरशिप जो है एनपीओ काम कर रही है, वो क्या होगी, आपकी कंपनी की डेफिनेशन में फॉलो करती है। जहां पर अगर हम देखें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी पार्टनरशिप, ऐसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो एज ए एनपीओ काम कर रही है, जो इस डेफिनेशन में फॉलो कर रही है, वो क्या होगी, एज ए कंपनी हम उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है। NPO means any other person other than an individual which is established for religious, educational, जो भी social purposes हैं यहाँ पर उसने बताया हमें, उसके लिए बनी गई है, formed and registered under any law as non-profit organization। वो किसी भी रेलेवेंट लॉ के अंदर, कंपल्सरी नहीं है यहाँ पर कि कंपनीज एक्ट के लिए, कोई भी पाकिस्तान में ऐसा लॉ है जो किसी एनपीओ को रजिस्टर्ड कर सकता है, सोसाइटी को रजिस्टर्ड कर सकता है, अगर उसके अंडर वो रजिस्टर्ड है तो वो एनपीओ की डेफिनेशन में फॉल करती है। अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि एफबीआर का, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो कमिश्नर है, उसकी तरफ से भी वो क्या है, अप्रूव्ड है। और अप्रूव कब होगी, जब वो पर्सन एक एप्लीकेशन देगा ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय सच पर्सन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर, और जो डॉक्यूमेंट्स कमिश्नर ने रिक्वायर किए होंगे वो सारे जब उसने अटैच किए होंगे, तो फिर कमिश्नर क्या करेगा, उसको एज ए एनपीओ अप्रूव कर देगा कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए कि हाँ जी ये कंपनी 3 साल के लिए एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन काम कर सकती है, या ये पर्सन 3 साल के लिए, 5 साल के लिए एज ए नॉन प्रॉफिट क्या कर सकता है, काम कर सकता है। एंड नन ऑफ द एसेट्स ऑफ सच पर्सन आर अवेलेबल फॉर प्राइवेट बेनिफिट्स टू एनी अदर पर्सन। कंपनी लॉ वाली बात है, जो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, तो एनपीओ के केस में जो भी एसेट्स हैं, जो भी प्रॉफिट्स हैं एनपीओ के, वो पर्सनल या प्राइवेट बेनिफिट्स के लिए यूज नहीं कर सकते। तो ये आपकी क्या है, एनपीओ की डेफिनेशन। हमारा लास्ट पॉइंट है इस वीडियो के अंदर जो हमने डिस्कस करना है, वो है एग्जांपल्स हैं हमारी। हमने क्या करना है, जो कंपनी आइडेंटिफाई करनी है कि ये कौन सी कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, या लार्ज कंपनी, प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सी है। जी, पहला पॉइंट, अपना पंजाब लिमिटेड, एपीएल is a company incorporated under Companies Ordinance 1984 and is not listed on any stock exchange in Pakistan। मतलब ये क्या है, कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग अपना पंजाब लिमिटेड क्या है, एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है। लेकिन हमने दो एक्सेप्शंस पढ़ी हैं कि अगर उस कंपनी में, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी में किसी गवर्नमेंट के 50% या उससे ज्यादा शेयर्स हैं, तो वो क्या हो जाती है, एक पब्लिक कंपनी बन जाती है। अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं। 50% ऑफ द शेयर्स इन एपीएल आर हेल्ड बाय ए केके लिमिटेड। 51% शेयर्स केके लिमिटेड ने क्या किए हैं, हेल्ड किए हैं। अब केके लिमिटेड कहां पर है, अगर पाकिस्तान में है तो फिर ये प्राइवेट कंपनी होगी एपीएल। अगर फॉरेन में है, कोई फॉरेन कंपनी है, तो अगर केकेटी लिमिटेड को कोई फॉरेन गवर्नमेंट 100% ऑन करती है, तो फिर जो हमारी अपना पंजाब लिमिटेड है वो क्या बन जाएगी, पब्लिक कंपनी बन जाएगी। देखते हैं अब। 50% ऑफ द शेयर्स इन एपीएल आर हेल्ड बाय केकेटी लिमिटेड, एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएई। जी, केके लिमिटेड क्या है, एक फॉरेन कंपनी है। यूएई गवर्नमेंट होल्ड्स 99% ऑफ द शेयर्स इन केके लिमिटेड। जी, हमने यहाँ पर एक कंडीशन पढ़ी थी
यहाँ पर आ जाए, कहाँ पड़ी थी, ये पड़ी थी। अगर किसी फॉरेन कंपनी के पाकिस्तान की कंपनी में 50% से प्लस शेयर्स हैं और अगर उस फॉरेन कंपनी को फॉरेन गवर्नमेंट 100% ऑन करती है, तो फिर पाकिस्तान वाली कंपनी क्या होगी? पब्लिक कंपनी होगी। अगर वो फॉरेन गवर्नमेंट फॉरेन कंपनी को अगर 99.9% भी ऑन करती है, तो फिर जो पाकिस्तान वाली कंपनी है वो क्या होगी? प्राइवेट कंपनी होगी। यहाँ पर जो अपना पंजाब लिमिटेड है वो एक प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी नहीं है। कोई कंफ्यूजन हो तो नंबर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम डिस्कस कर लेंगे इस चीज को। अदरवाइज आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। सेकंड पॉइंट, पनामा लिमिटेड इज ए पनामा लिमिटेड इज ए पब्लिक कंपनी incorporated under the Companies Ordinance 1984, whose share were traded on Pakistan Stock Exchange from 2 July 2019 until 27th June 2020, on which date the company was delisted on the stock exchange। ये मैंने सेम एग्जांपल यहाँ पर दी थी, अगर आपको याद हो। जैसे ये आनी चाहिए, ये रही कि जो ए लिमिटेड है पूरा पूरा साल पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड रही है, लेकिन 29 जून को क्या हो गई है? डिलिस्ट हो गई है। तो ये क्या है? हमारी पब्लिक कंपनी नहीं है, क्योंकि हमने जो कंडीशन पढ़ी थी वो ये थी, whose shares were traded on a registered stock exchange in Pakistan at any time and which remained listed on that stock exchange at the end of the year। अब इस एग्जांपल में वो 27 जून को क्या हो गई है? डीलिस्ट हो गई है, तो ये हमारी पब्लिक कंपनी नहीं है। ऐसे काफी क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अब या तो आपसे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछ सकता है, या ऐसे वो आपसे क्या कर देगा, एक केस बना देगा जो आपने क्या करना है वहां पर उसको डिस्कस करना है। द पंजाब गवर्नमेंट होल्ड्स 47% ऑफ द शेयर्स इन अल्फा लिमिटेड, ए पब्लिक कंपनी अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। ठीक है, अब अगर 47% है तो इस रूल की वजह से तो ये पब्लिक कंपनी नहीं बनती, प्राइवेट कंपनी है। आगे देखते हैं, अल्फा लिमिटेड इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ यूएसए। अब वो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पर, लेकिन यूएसए वाले पे है। हमने क्या पढ़ा था? ए कंपनी हुज शेयर्स वर ट्रेडेड ऑन ए रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान। तो यहाँ पर ये यूएसए में रजिस्टर्ड है तो हमारे इससे कोई कंसर्न नहीं है। तो लॉ कहता है कि ये कंपनी क्या है? आपकी प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी नहीं है। अब आगे देखते हैं, TCL Limited is a public company under the Companies Ordinance 1984. 41% of the shares are held by federal government, ठीक है, 48% by the government of Saudi Arabia and 11% by the individual and a group of companies। देखिए, ना फेडरल गवर्नमेंट 50% शेयर्स हैं, ना फॉरेन गवर्नमेंट 50% शेयर्स हैं। दो कंडीशन वो फुलफिल नहीं कर सकती। थर्ड कंडीशन कौन सी बच गई है? क्या पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है? देखते हैं। सॉरी, ये CCL है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। CCL इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान। जी, ये थर्ड कंडीशन मीट कर गई है, तो हमारी जो कंपनी है वो क्या है? पब्लिक कंपनी है। तीनों में से कोई भी कंडीशन मीट कर जाती है, चारों में से, उसको हम क्या कहेंगे? अपने टैक्स पर्पस के लिए पब्लिक कंपनी कहेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि अब इतनी डिटेल डिस्कशन के बाद आपको पर्सन के अंदर, कंपनी के अंदर, पब्लिक कंपनी का कोई कंफ्यूजन रहनी चाहिए। नेक्स्ट है Amazon, ए पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ ऑफ द यूएसए रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। जो पाकिस्तान के लॉ के लिए भी ये कंपनी हो गई। द Amazon इज लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम 29 जून 2020। अब ये पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज पर क्या है? लिस्टेड है 29 जून 2020 से। हमने क्या पढ़ा था? जो भी कंपनी है, कंपनी में फॉरेन कंपनी भी फॉल करती है, ठीक है, कंपनी की डेफिनेशन में। अगर वो कंपनी या पाकिस्तान की बनी हुई है या बाहर की बनी हुई है, अगर वो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज पर किसी भी टाइम पूरे साल में रजिस्टर्ड रही है और एट द एंड ऑफ ईयर भी रजिस्टर्ड है, वो क्या है? पाकिस्तान के लिए पब्लिक कंपनी है। तो यहाँ पर जो Amazon है वो क्या है? पब्लिक कंपनी है। तो ये थी आज की इस वीडियो की हमारी डिस्कशन। अगर किसी पॉइंट पर आपको कोई मसला है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप फ्री क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर जहां पर है, या आप कमेंट्स के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।